हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। अ, जैसा कि मैंने आप लोग को अगर आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैंने चार जो भी हमारे चार पेपर्स हैं उसका असाइनमेंट मैंने आप लोग को दे दिया है। और ये हमारा पांचवा पेपर है, सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया, जिस पे मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हमारे दो दो टॉपिक्स मिल रहे हैं, दो दो टॉपिक मिले हैं। डीडीयू से एफिलेटेड और डीडीयू यूनिवर्सिटी के लोग के स्टूडेंट्स का मैं ज़्यादा बताई हूँ। वैसे तो जो भी हमारे टॉपिक्स हैं ये एम ए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे ही यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैंने फोकस डीडीयू पे ही किया है। सो आप लोग पांचवा पेपर देखिए, जिसमें हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। दो टॉपिक था लेकिन मैंने दो टॉपिक था, उसमें से एक पे लिखना था, एक पे 1000 वर्ड का लिखना था, तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरी हेडिंग्स है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, सजेशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं आप लोगों को उसके बाद एनजीओ के विषय में मैंने कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैंने वो पीडीएफ इसमें डाला नहीं है, एक्चुअली माइंड से निकल गया था, मैं उसको इसमें अपडेट नहीं कर पाई थी। सो मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक ग्राफ के तहत हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक। तो ये कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे देखिए, किसी भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए या किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ है जिसे हम लोग लाना चाहते हैं, समाज में लाना चाहते हैं, या कोई दुकान ही ले लीजिए, उसे हम खोलते हैं तो पहले हम एक अच्छी सी जगह देखते हैं कि कैसी वो जगह है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, किस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे बेचनी चाहिए। तो उसी तरह जब भी महिलाओं को जागरूक जब भी मतलब महिलाओं के सशक्त होने की बात आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे जागरूकता, ठीक है। यहाँ पे हम महिलाओं को पहले जागरूक करेंगे, किसके माध्यम से। अब सारी महिलाएं तो हमें मिल नहीं जाएंगी एक ही जगह पे, तो उसके मतलब यहाँ पे आप बनाइएगा कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट के यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को मैं बताऊंगी और फिर उसके रिजल्ट्स क्या हैं उसको बताऊंगी। तो वापस से बताती हूँ, यहाँ पे आप लोग कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप डालेंगे पहला, और यहाँ पे आप डालेंगे दूसरा, और यहाँ पे आप डालेंगे तीसरा। यहाँ पे आपका आ जाएगा जागरूकता, ठीक है। पहले महिलाओं को हम जागरूक करेंगे, किसके माध्यम से। यहाँ पे माध्यम डालेंगे, माध्यम डाल के हम डालेंगे या तो मीडिया के तहत करेंगे, सामूहिक चर्चा करके करेंगे, प्रचार प्रसार के द्वारा करेंगे, और महिलाओं को मोटिवेट करके करेंगे। तो ये माध्यम डालेंगे। और जागरूक कर दिए, और जागरूक हम लोग किसके माध्यम से किए, ये इन चारों के विषय में लिखेंगे। और उसके बाद से हम परिणाम क्या है, उसके बाद परिणाम क्या होगा जब हम महिलाओं को मीडिया के द्वारा, फर्स्ट मीडिया, सेकंड सामूहिक चर्चा, थर्ड प्रचार एवं प्रसार, और फोर्थ है हमारा प्रेरणा, मोटिवेशन। फिर परिणाम क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, धीरे धीरे औरतों में, महिलाओं में ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जागरूकता हो गया, जागरूकता का स्टेज खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेज हमारा ये आ गया, क्षमताओं का निर्माण। जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो उनकी क्षमताओं का निर्माण होगा। अब क्षमताओं के निर्माण के भी जो हमारे किस माध्यम से उनकी क्षमताओं का निर्माण हमें करना है, तो उन्हें प्रशिक्षण देके, ठीक है, और संगठनों का निर्माण करके, इन दोनों के तहत हम महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करेंगे। फिर हमारा उसका रिजल्ट क्या होगा कि उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे जैसे उनकी क्षमताओं का निर्माण होता जाएगा उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद तीसरा स्टेज आ जाएगा उनका, ये संसाधनों पर नियंत्रण, ठीक। संसाधनों पर नियंत्रण के लिए हमें कौन सा माध्यम लेना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान मानव विकास संगठन, ठीक है। तो ये ऐसे करके महिलाओं के सशक्तिकरण के ये रास्ते हैं, जिसमें हम फिर से बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे हमारा है पहला, जागरूक करेंगे,
माध्यम किसके माध्यम से? तो माध्यम 4 है, मीडिया है, सामूहिक चर्चा है, प्रचार प्रसार है, प्रेरणा है। रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जागरूक, दूसरा क्षमताओं का निर्माण होगा। और क्षमताओं का निर्माण कैसे होगा? वो प्रशिक्षण के द्वारा होगा, निर्माण संगठनों का निर्माण करके होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। फिर तीसरा हो जाएगा संसाधनों पर नियंत्रण। इस तरह से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। तो ये ग्राफ हो गया, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इससे इम्प्रेशन अच्छा आता है। और उसके बाद से हम देखते हैं इसके आगे के, ठीक है। तो फ्रंट पेज के विषय में मैंने आप लोग को बताया था, तो वो चीज़ है टॉपिक्स और ये पेपर्स नेम, कॉलेज नेम, इन सबों का। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे महिला सशक्तिकरण का मीनिंग क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा एम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। उसके बाद ये जो EM एम्पावरमेंट का EM जो है वो फ्रांसीसी का उपसर्ग है। ये ऑब्जेक्टिव के तहत भी पूछ सकता है। जिसका अर्थ होता है IN में होना, अतः सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है शक्ति में होना अर्थात सशक्त होना। मतलब अगर एक लाइन में हम कहें तो महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन होगी वो ये हो जाएगी, महिला और पुरुष के शक्तियों का समान विभाजन महिला सशक्तिकरण। मतलब महिला और पुरुष की जो शक्तियाँ हैं उनका समान बंटवारा हो जाए, वो समान विभाजन हो जाए, तो ये महिला सशक्तिकरण के तहत आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम रख सकते हैं कि आत्मनिर्भर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरों पर निर्भर ना हो। यहाँ पे तीन महिला सशक्तिकरण के लिए तीन हम वो क्या कहते हैं वेज रख सकते हैं, तीन, जिसमें पहला आत्मनिर्भर है और दूसरा आत्मनिर्णयन है और तीसरा भागीदारी है। तो जब महिलाएं सशक्त होंगी तो वो आत्मनिर्भर होंगी और आत्मनिर्णयन होंगी और फिर भागीदारी। तो इसके विषय में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको निम्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमें एम्पावर करने के लिए, ठीक है, एम्पावर करने के लिए हमें उसके पास आर्थिक संसाधन चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, बौद्धिक संसाधन चाहिए, मानव संसाधन चाहिए और स्व संसाधन चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमेशा से हम देखते आए कि महिलाओं को सिर्फ एक मतलब रखा जाता है कि वो घर का काम काज करे, ये सारी चीज़ें करे, मतलब वो जी तो रही है, उसके अंदर जीव है, वो जी रही है, वो कर, मतलब अभी तो बहुत सारी चेंजिंग्स आ रहे हैं, बहुत महिलाओं का बदलाव हो रहा है, लेकिन एक पुतली की तरह से कहा जाए तो रखा जाता था पहले की औरतों को। तो अभी महिलाएं धीरे धीरे सशक्त हो रही हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लाभ क्या क्या है इसके विषय में हम देखेंगे। तो महिला सशक्तिकरण की ही वजह से लगभग आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती है महिलाएं, जो समाज की लगभग आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा है लैंगिक समता स्थापित करने के लिए भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मूलतः भावना के विपरीत है। इसी तरह फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए तथा श्रम बल में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत के विकास की क्रम 27% तक बढ़ सकती है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं। वो हर एंगल से मजबूत होती हैं वो। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जैसे मतलब उन्हें निकाला जाए बाहर की छोड़ा जाए, वो अपने अपने फील्ड में उतरें करें, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जो अभी धीरे धीरे संभव हो रहा है। पहले की जो भी योजनाएं चलती थी, महिला कल्याण योजना, पता नहीं सौभाग्य करके कुछ तो योजना है, तो अभी जाके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरह से ये हो रहा है, जिस तरह से मतलब इसमें चेंजिंग आ रही है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में भी काफ़ी चेंजिंग्स आ रहे हैं, काफ़ी सुधार हो रहे हैं और उससे काफ़ी लाभ भी हैं। तो महिला सशक्तिकरण की स्थिति जो है जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड लॉ
2020 इसके अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में भारत जो था वो विश्व के 190 देशों में 117वें स्थान पर था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो रवांडा और लिस्टो आदि जैसे देशों से भी पीछे था। हम सजेशंस दे सकते हैं, सजेशंस हम ये दे सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं की, सही बात है ये, महिलाओं की जो भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा है उसे एक जगह ले जाके रोक दी जाती है। अगर मास्टर डिग्री ले ली तो बहुत हो गया, अभी तो अब इसको शादी करना ही पड़ेगा, शादी तो करनी ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद से फिर है उसके वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। तीसरा रहेगा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करना। और ये वातावरण ऐसे नहीं निर्मित कि महिलाओं के पीछे पुलिस घुमाया जाए। आखिर क्यों जेंट्स क्यों सुरक्षित है, क्यों महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित वातावरण। जेंट्स अच्छे से हो जाए, जेंट्स सुधर जाए, महिलाएं अपने आप सुरक्षित है। ये मेरा मानना है कि अगर जेंट्स अच्छे से रहें और जेंट्स खुद लड़कियों को किसी गलत नज़र से ना देखे और तो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी क्या कहते हैं सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिक्योर्ड है, बहुत सिक्योर्ड है, वो कुछ भी कर सकती हैं और वो करती भी हैं। फिर उसके बाद से डी रहेगा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए। हाँ, ये तो हो गया हमारा। डी है महिलाओं के साथ जुड़े अपराधों का त्वरित निपटारा। ठीक है, ये सजेशंस तो ठीक है, लेकिन क्यों हो रहे हैं अपराध, कर कौन रहा है अपराध, और ये हम महिलाएं किससे ये अपराध को हटाने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम, ये भी रीज़न्स है कहीं ना कहीं। तो अभी तो हम इसमें हमारा बहस तो चल नहीं रहा है इस चीज़ को लेके। मैं बस आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ। फिर उसके वैसे डी है महिलाओं के साथ जुड़े अपराध का त्वरित निपटारा। जैसे यहाँ पे बेचारी वाली जो है वो आ जाती है। खैर इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। उसके बाद से ई है हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण समाज पर और अत्यधिक प्रयास करना। जी है हमारा महिलाओं को संसद एवं राज्य विधानमंडल में 1/3 आरक्षण देने वाले लेवित विधेयक को शीघ्र पास किया जाए। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है? महिला संगठन सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भूमिका। तो एनजीओ जो था वो इसलिए चलाया गया था कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो आगे अगर पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनकी माता लोगों से जुड़ के उन बच्चियों की माताओं से जुड़ के उन्हें एजुकेशन दिलाने में, उनके जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप करने में ये एनजीओ जो है वो काफ़ी भूमिका निभाया है। जिसमें से कुछ एनजीओज़ के नेम भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे प्रोपेल है, लॉकजुमिश है, एजुकेशन है, एजुकेशन गारंटी है, स्किल्स है, बोध है, शिक्षा समिति प्रथम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको रख सकते हैं। पैलेस रेडियो में एनजीओ जिसके सदस्य समुदायों के बीच अपना बनकर शामिल हो गए, उनके रहन सहन, बोली तथा शिल्प उपकरणों से घनिष्ठता बना ली और उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। दूसरी श्रेणी में इन्होंने लड़कियों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके माँ के सहयोग को समझा। इस एनजीओ के अंतर्गत कन्या शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एनजीओ के तहत कन्या शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था और नाम दे दिया जाए, तो जिसमें लोक जुम्बिस है, अविश पहली माइट है, वर्कर्स है, डेवलपमेंट सोसाइटी है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसके बाद से ये अवैग है, अस्तित्व विमोचना, अस्मिता, सहेली सचेतना, शहया, ये सब एनजीओ के तहत आते हैं, जो महिलाओं से संबंधित इतिहास को संकलित करने का कार्य करते हैं एवं महिलाओं से संबंधित दस्तावेज को भी एकत्रित कर रहे हैं। 1970 से 2000 के बीच कई महिलाएं संगठन बने, जिसमें फॉर्म अगेंस्ट रेप, फॉर्म अगेंस्ट स्मिता और सहेली तमिलनाडु में पनीरुम्मा और यक्कम तथा यूपी में महिला मंच ऐसे संगठन बने जिन्होंने महिलाओं को मंच प्रदान किया। अब मंच क्या है?
अपनी आवश्यकताओं के लिए निश्चित जगह या स्थान दिया गया जहाँ वो खुद के लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, वो एक मंच हुआ। फिर आनंदा नेफ्यूज़ ने कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को उठाया, जिसमें समाज, वेतन, बच्चों के लिए क्रैश सुविधा आदि है। शाहजहाँ बेगम और सप्त रानी चड्ढा, इनका नाम बहुत ही फेमस है महिला सशक्तिकरण में। ये सप्त रानी चड्ढा, इन्होंने दहेज में सताई बेटियों के लिए शक्तिशालिनी संस्था बनाई, जिसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था थी। दहेज के खिलाफ काम किया गया। कर्मिका मानसी जनवादी महिला समिति में काम कर रही है। असंगठित महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए सेवा नामक एनजीओ काम कर रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सेवा नामक जो एनजीओ है वो फैला हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत ये हुआ था कि बैंकों के माध्यम से महिलाएं प्रतिदिन एक न्यूनतम राशि अपने बैंकों के माध्यम से वो एक न्यूनतम राशि बैंक में जमा करे, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसे वो निकाल सकती हैं, निकाल कर अपने कार्यों को कर सकती हैं। फिर ये पंचवर्षीय योजना चली, इसमें भी महिलाओं के लिए काम किया गया। तो आप लोग ये पंचवर्षीय योजना को भी आप देख सकते हैं क्या क्या पंचवर्षीय योजना के तहत है। तो पंचवर्षीय योजना, इसमें विभिन्न पंचवर्षीय, जिसमें प्रथम जो है वो 1951 से 1956 तक चला है, जिसमें महिलाओं के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें पर्याप्त सेवाओं को उपलब्ध कराना था, ताकि महिलाएं परिवार तथा समुदाय में अपनी भूमिका भली भांति निभा सकें। ठीक है, और उसके बाद से इसके हेतु मतलब इसके लिए कई सारी सामाजिक सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। बहुत सारे केंद्रीय समाज कल्याण विभाग भी स्थापित किया गया। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसमें इस योजना में जो था वो समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए महिला हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सुझाव दिए गए। मतलब यदि समान मतलब जेंट्स और लेडीज़ की अपेक्षा इसमें की गई कि अगर समान कार्य लिया जा रहा है तो सामान्य वेतन भी दिया जाए, इसके विषय में द्वितीय हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें परिवार नियोजन के विषय में बताया गया। इसके लिए मान्यता दिलवाया गया था। और उसके बाद से चौथी पंचवर्षीय योजना है, जिसमें मतलब नई शिक्षा का महत्व बना रहे, और योजना की मूल नीति कार्य के आधार पर महिलाओं के परिवार के भीतर ही महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ कि महिलाएं जो है वो घर के भीतर ही अपना मतलब महिलाओं के कल्याण के लिए उनके परिवार के भीतर ही वो अपने कार्यों को कर सके रहे, इसके आधार पर चौथी हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई, जिसमें ज़रूरतमंद महिलाओं को आमदनी मतलब कुछ वेतन निर्धारित किया गया और उन्हें शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देना, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। उसके बाद से छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं इन सब पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं। तो फ़िलहाल तो हम इतना ही पढ़ेंगे, मैंने इतना ही लिखा है। और ये 5 इन सबों का मैं डिफ़ाइन की रहती, लेकिन मैंने सर से बात किया था तो सर मेरे बोले थे कि मैक्सिमम यही पंचवर्षीय योजना, यही 5 योजनाओं को ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को प्रिपेयर कीजिए। मैंने आप लोग को वो भी पहले शुरुआती में बोला था कि ये घटक जो है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, पहला हम यहाँ पे उसे जागरूक करेंगे, और जागरूक करने के जो माध्यम है हमारे वो 4 माध्यम है। ठीक है, 4 माध्यम के तहत हम उन्हें जागरूक करेंगे। फिर हमारा रिजल्ट जो होगा वो ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, महिलाओं के ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। पहला हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा हमारा हो जाएगा, जब उन्हें हम जागरूक करेंगे तो उनकी क्षमताओं का निर्माण होगा, और वो निर्माण कैसे होगा उसके लिए हमें प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और संगठनों का निर्माण करना पड़ेगा। 2 हो गया। फिर उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। और फिर थर्ड है हमारा संसाधनों पर नियंत्रण। तो संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए हमें मतलब किसी भी चीज़ में अपनी जगह बनाने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ों का रहना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें मतलब मैंने बताया ही था आप लोग को कि 5 होने चाहिए, 5
हाँ, 5 तरह के संसाधन होने चाहिए। तो आर्थिक, पहला आर्थिक संसाधन था, ठीक है? ये आर्थिक संसाधन था, दूसरा भौतिक था, तीसरा बौद्धिक था, मानव था, स्व संसाधन था। तो ये सारी संसाधनें हैं। फिर ये हमारा 5वां असाइनमेंट भी आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम फिर नोट्स पे आएँगे, अपने नोट्स पे बताएँगे हम आप लोग को। आज मैं देखती हूँ तो आप लोग के लिए डेवलपमेंट, आप डेवलपिंग सोसाइटी के विषय में कुछ बताऊँगी। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे कि डेवलपिंग सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसी पे हम अपनी वीडियो को रोकते हैं और आगे आगे का वीडियो देखते हैं। तो मैं आप लोगों को देती हूँ कुछ देर में। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और और भी दोस्तों तक इसे पहुँचाने का कृपया मेरी मदद कीजिए, और भी लोगों तक ये पहुँचे और इसे जाने। और मैंने अपना 5 असाइनमेंट आप लोग को दे दिया है, 5 पेपर्स के। 5 पेपर्स में मैंने जो भी 2-2 टॉपिक्स थे, उसमें से एक-एक टॉपिक्स के सारे मैंने आप लोग को दे दिया है। अब आप लोग लिख लीजिए इसे, और थैंक यू सो मच।